इंसानों ने हमेशा से नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हमने खेती कर कर ये सीखा कि हम हंटिंग और खाने ढूंढने के बजाय हम अपने खाने के सोर्सेस खुद ही ढूंढ सकते हैं। हालांकि एक नेचर का फोर्स है जिसे हम अभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, वेदर, जो कि एग्रीकल्चर को बहुत हद तक अफेक्ट करता है। श्योर, हमने कई रास्ते पा लिए हैं वेदर से अपने आप को बचाने के, जैसे बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के अंदर भी हमने कई एनवायरनमेंट्स बना लिए हैं, जैसे इंडोर्स की स्लोप्स। लेकिन हम अभी भी धरती के क्लाइमेट सिस्टम के दया में जीते हैं और हमें सूखा और मानसून्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वेदर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया गया है पहले भी। यूएस मिलिट्री फोर्स ने वियतनाम वॉर के दौरान आर्टिफिशियल रेन क्रिएट की थी, और 2008 के ओलंपिक्स में चाइना ने भी वेदर को कंट्रोल किया था। हालांकि ये सब सीरियस प्रोजेक्ट्स थे। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ रोमांचक चीज़ों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, चिल्लाओ और शोर मचाओ मूसलाधार बारिश को रोकने के लिए। एक मूसलाधार बारिश फसल को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन पुराने वक्त में भी कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि वो प्रे कर कर, यानी पूजा कर कर, इस मूसलाधार बारिश को भगा नहीं सकते। इनफैक्ट एंशिएंट रोमन लीगल कोड, जिसे 12 टेबल्स भी कहा जाता है, उसमें कहा गया था कि सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को इस्तेमाल नहीं करने के लिए, मूसलाधार बारिश से लड़ने के लिए। टेक्निकली इसमें कुछ कहा नहीं गया था कि इस मूसलाधार बारिश से कैसे लड़ा जाए। इससे एक ट्रेडिशन शुरू हो गया कि लोग इस बारिश को अजीब अजीब चीज़ें कर कर रोकने की कोशिश करते। 789 में चार्ल्स मैग्ने एके चार्ल्स द ग्रेट, जो कि फ्रैंक्स के राजा थे, लोगों को उन्हें रोकना पड़ता था। जब भी बारिश शुरू हो जाती थी वो चर्च में जाकर घंटियाँ बजाने लगते थे और प्रे करने लगते थे इस मूसलाधार बारिश को रोकने के लिए। और इसके बाद लोगों ने अजीब तरीके से एरोज फायर करना शुरू कर दिए बादलों के ऊपर। जब गन पाउडर बहुत ही बड़े पैमाने पर अवेलेबल हो गया था तो लोगों ने कैनन्स, बंदूक और राइफल्स भी इस्तेमाल करने लगे। 1750 में एक ऑस्ट्रियन एम्पायर ने इसे इलीगल बना दिया। हालांकि 1886 में उन्होंने अपना ही तरीका शुरू कर दिया। वो बादलों पर चूना फेंकना शुरू कर दिए और इस बारिश को रोकने की कोशिश करने लगे। नंबर 9, प्लांट फॉरेस्ट बर्न रिपीट। 1836 में जेम्स पॉलार्ड एसपी, जो कि यूएस गवर्नमेंट के पहले मीटियोरोलॉजिस्ट थे, वो भी ऑफिशियल, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि कैसे हम तूफ़ान को ला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ भी चीज़ें जला दो और तूफ़ान आ जाएगा। उनकी थियरी बेसिकली ये थी कि जो गर्म हवा होती है किसी चीज़ के जलने से जो ऊपर राइज करती है, उससे तूफ़ान को लाया जा सकता है, जिससे रेनफॉल प्रोड्यूस हो सकती है। वो चाहते थे एक फॉरेस्ट नॉर्थ से साउथ तक का वेस्टर्न यूएस सेक्शन में, जिसे कि वो जला सके। और ये रिक्वेस्ट फार्मर्स ने उनसे की थी ताकि उनके खेत में बारिश हो जाए। ये आइडिया गवर्नमेंट से रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्हें चाहिए था 966 किलोमीटर यानी 600 माइल्स का जंगल, जिसे वो जला सके टेस्ट के लिए। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगल में आग तो हमेशा लगती रहती है और इससे ज़्यादातर कोई बारिश या मूसलाधार बारिश या तूफ़ान भी नहीं होता। हालांकि कुछ लोग बहुत चिंतित थे कि एसपी का मेथड सक्सेसफुल हो सकता है और ये फेडरल गवर्नमेंट को वेदर को कंट्रोल करने का पावर दे सकता है। सेनेटर जॉन क्रेडेंटन ऑफ केंटकी ने नोट किया कि अगर एसपी के पास बारिश कराने की ताकत है तो उसे बारिश को रोकने की भी ताकत होगी उसके पास। इन शॉर्ट, उन्हें ये लगा कि एसपी एक पागल वेदर डिक्टेटर बन जाएगा जिसे गवर्नमेंट अप्रूवल मिल जाएगा। नंबर 8, गवर्नमेंट के पैसे जलाओ। चलो, एटलीस्ट एक इंसान को तो यूएस कांग्रेस से अपने पैसे मिल गए थे अपने वेदर एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करने के लिए। अगस्त 1891 में रॉबर्ट एस.सी. जॉर्ज डैनफोर्थ मिडलैंड टेक्सास में ट्रेवल किए और उन्हें $9,000 के वर्थ के हथियार मिले, जिसमें इंक्लूड थे बड़े बड़े पतंग जो कि 3 से 6 मीटर तक लंबे थे और 10 से 20 फीट के बड़े बड़े बलून्स यानी गुब्बारे भी मिले, और बंदूकें और 6 किलो के ब्लास्टिंग पाउडर और 230 किलोग्राम यानी 500 पाउंड के मैंगनीज ऑक्साइड भी मिले। और प्लान क्या था? आसमान को हम फोड़ेंगे फटते हुए पतंगे और गुब्बारों से।
शुरुआत में चीज़ें तो ठीक से जाने लगी क्योंकि डायरन फोर्थ के ऊपर निगरानी रखने के लिए गवर्नमेंट ने कोई न्यूज़पेपर्स या रिपोर्टर्स को वहाँ पर भेजा नहीं था। और डायरन फोर्थ बहुत ही शैतानी करने लगा और वो क्रेडिट लेने लगा हर होने वाली बारिश का जो कि उस इलाके में हो रही थी। और सन ने कहा, जो कि एक न्यूज़पेपर था, कि ये प्रोजेक्ट एक ग्रेट सक्सेस रहा। 1892 में कांग्रेस ने डायरन फोर्थ को और $10,000 दिए, लेकिन इस बार उसके लक ने उसका साथ नहीं दिया। अक्टूबर 1892 में नाइट टाइम एक्सप्लोजन्स जो कि वाशिंगटन डीसी के फोर्ट मायर एरिया में हुए और उससे डायरन फोर्थ को कुछ नहीं मिली बल्कि गालियाँ मिली 17 अलग अलग भाषाओं में। दिसंबर तक डायरन फोर्थ टेक्सास में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ के मीडिया डायरन फोर्थ के अगेंस्ट एक्शन लेने लगी। एक सैन एंटोनियो नाम के न्यूज़पेपर ने लिखा कि डायरन फोर्थ का प्रोजेक्ट रॉकेट की तरह ऊपर गया और लकड़ी की तरह नीचे आया। उसके बाद कांग्रेस ने डायरन फोर्थ को $5,000 देने से मना कर दिया जो कि उसके बजट में था। और इसके बाद बेचारे डायरन फोर्थ का एडवेंचर यही समाप्त हो गया। नंबर 7, द रेन मेकिंग गन, स्टिएगर वॉर्टेक्स गन, जो कि एल्बर्ट स्टिएगर द्वारा डिज़ाइन की गई थी, जो कि 5 मीटर लंबी थी और ये एक मेटल डिवाइस थी जो कि एक आइसक्रीम कोन की तरह दिखती थी। इसका डिज़ाइन गन की तरह बनाया गया था और कहा जाता था कि इसके वाइब्रेशन से ये ओलों को यानी बर्फ़ के गोलों को डिस्ट्रॉय करेगी और इससे बारिश होगी। इसे ऑस्ट्रिया में यूज़ किया गया था वाइन उगाने वाले इलाकों में। क्लेमेंट व्राग, जो कि एक गवर्नमेंट मीटियोरोलॉजिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया में, वो इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा कि वो इसे अपने शहर में यानी अपने होमलैंड में भी इस टेक्नोलॉजी को लाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। 6 रेन मेकिंग गन्स को चार्लेविला में सितंबर 1902 में लाइन से रख दिया गया और 2 मिनट तक फायर करने के बावजूद कोई भी बारिश नहीं आई और कोई भी ओले यानी बर्फ़ के गोले तब्दील नहीं हुए बारिश में। इनफैक्ट इकलौती चीज़ जो बर्बाद हुई वो थे रैग्स का करियर मीटियोरोलॉजी में। नंबर 6, आइस कैप्स को पिघलाओ। इस क्लाइमेट चेंज एंजाइटी के युग में हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए यानी चिंता करनी चाहिए आइस कैप्स और पोल्स के पिघलने के बारे में। हालांकि पुराने दिनों में वो इस पर लड़ाइयाँ लड़ना चाहते थे। लिखा गया अटलांटिक मंथली में 1877 में NS शेलर द्वारा कि वो इन पोल्स से कुछ नहीं करते थे, बस नफ़रत करते थे क्योंकि ये बहुत ठंडा तापमान लाते थे जो कि बहुत ही क्रूर था और ये गर्मियों के क्रिएचर्स को यानी जीवों को मसल देता था बारबेरियंस की तरह। उनके ओपिनियन में उन्हें इसे रीरूट करना चाहिए पैसिफिक ओशंस वार्म कुरोशियो करंट से, जो कि बेरिंग स्ट्रेट से वो कर सकते थे और इससे आर्टिक टेम्परेचर 16.67 डिग्रीज तक राइज कर जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में और ठंडी कभी रहती ही नहीं। नंबर 5, धरती हिलाओ। लेट 1912 में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दुश्मन माना जाता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग हमें इन आइसबर्ग खतरे को रोकना पड़ेगा। उस टाइम पे टाइटैनिक भी डूब गया था, तो समझ आता है इनकी दुश्मनी का राज। कैरन लिविंगस्टोन राइकर एक इंजीनियर थे न्यूयॉर्क में। उनका एक $190 मिलियन का प्लान था। उन्हें रीरूट करना था गल्फ स्ट्रीम को एक घाट बनाकर 320 किलोमीटर का, जो कि ईस्टवर्ड दिशा से उनकी एक नई पाई हुई जगह में जाएगा। ये कोल्ड लैब्राडोर करंट यानी ठंडी लैब्राडोर धाराओं को रोक देगा और इसे ईस्टवर्ड दिशा में गल्फ स्ट्रीम यानी गहरे पानी में ढकेल देगा। ये घाट 9 मीटर लंबी होगी यानी 30 फीट और इसके ऊपर पत्थर रख भरे जाएंगे। गर्म पानी ठंडे पानी से थोड़ा सा हल्का होता है, तो गर्म पानी और भी ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 645 किलोमीटर्स नॉर्थ की दिशा में, और इन ठंडी ठंडी हवाओं को गर्म कर देगा। राइकर के थियरी के अकॉर्डिंग इससे ग्रीनलैंड के भारी आइस कैप्स पिघल जाएंगे और इससे धरती का एक्सेस बदल जाएगा। एक और बार इस प्लान से और कुछ भी नहीं हो सका और हमारे पोल्स एक और दिन के लिए बच गए। नंबर 4, द न्यूक्लियर सोल्यूशन। 1945 में जूलियन हक्सली, जो कि को-फाउंडर थे यूनेस्को के, मेडिसन स्क्वायर गार्डन के एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया जाएगा ज़मीन की लैंडस्केपिंग करने के लिए यानी पोलर आइस कैप को पिघलाने के लिए। ये प्लान बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था क्योंकि जस्ट यूएस ने जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ड्रॉप कर दिया था, जिससे 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। दूसरा,
ये कॉन्फ्रेंस आर्म्स कंट्रोल के बारे में था, जिससे कुछ डाउट होता है हमें कि पार्टिसिपेंट्स और भी ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स दुनिया में ड्रॉप करना चाहते थे। नंबर 3, बिल्ड अ ह्यूज डैम। हालांकि रशिया की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा इनहॉस्पिटेबल है, यानी वहाँ पर ठंडे क्लाइमेट के कारण रहा नहीं जा सकता। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत ने प्लान किया कि वो एक बड़ा डैम बनाएंगे ईस्टर्न कोस्ट से अलास्का तक। उनका प्लान ये था कि वो गल्फ स्ट्रीम को ढकेल देंगे नॉर्थ की दिशा में, और वो आर्कटिक को पिघला देगा, यानी बर्फ़ को पिघला देगा, जिससे कि सोवियत यानी रशिया के लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ तक कि अमेरिकन्स भी इस प्लान से एग्री कर लिए, जबकि वो कोल्ड वॉर के बीच में थे। सोवियत ने तर्क किया कि गर्म क्लाइमेट का फ़ायदा हर एक को होगा, और इस पर सेनेटर जॉन एफ कैनेडी ने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि ये वर्थ एक्सप्लोरिंग है। नंबर 2, बादलों की चोरी। 2018 में ईरान ने इसराइल को अक्यूज़ किया कि ईरान में पहुंचने से पहले ही उनके बादलों से पानी को चुरा लिया जाता है। उस टाइम में ब्रिगेडियर जनरल गोलाम रेजा जलाली, जो कि हेड थे ईरान के सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम बहुत सारे केसेस फेस कर रहे हैं, बादलों की चोरी और स्नो की चोरी से जुड़े हुए केसेस। उन्होंने रेफ़र किया एक स्टडी को, जिसमें कंक्लूड किया गया था कि हाईलैंड्स यानी सारे पहाड़ी इलाके जो कि 2200 मीटर से ऊपर के हैं, और मेडिटेरियन से अफ़गानिस्तान के इलाके तक, हर इलाके में सिर्फ ईरान को छोड़कर स्नोफॉल रिसीव हुई है। फॉर्चुनेटली अहद वसाइफ, जो कि ईरान के मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थे, उन्होंने इस चीज़ में स्टेप किया, यानी कदम रखा, और इसे रोक लिया एक फुल स्केल डिप्लोमेटिक लड़ाई में तब्दील होने से दो कंट्रीज़ के बीच में। वसीफ़ ने पॉइंट आउट किया कि अगर कंट्रीज़ बादलों को हाईजैक कर सकते तो अमेरिका ही सबसे ज़्यादा वाटर शॉर्टेज से फेस क्यों कर रहा है। नंबर 1, बर्निंग अप द स्काई। कभी कभी कुछ क्रेजी आइडियाज़ भी काम कर जाते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान रॉयल एयरफोर्स यानी RAF, उन्होंने एक फॉग इन्वेस्टिगेशन और डिस्पर्सल ऑपरेशन यानी FIDO नाम का एक सिस्टम तैयार किया, जो कि प्लेन्स को धुंधले कंडीशंस यानी फॉगी कंडीशंस में टेक ऑफ करने में बहुत मदद करता था। FIDO नाम का ये सिस्टम पेट्रोल को इस्तेमाल करता था और बहुत ज़्यादा आग की लपटें को शूट अप करता था, जिससे कि टेम्परेचर्स थोड़े से बढ़ जाते थे और फॉग डिस्पर्स यानी हट जाती थी, जिससे प्लेन्स को टेक ऑफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, और उससे वो जर्मन फोर्सेस पर अटैक भी कर पाते थे बहुत ही आसानी से, जो कि अब भी फॉग यानी धुंधलेपन से परेशान थे और उनके प्लेन्स टेक ऑफ नहीं कर पाते थे। यह ऑपरेशन 1943 से 1945 तक चला, और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था। RAF ने लगभग 3,80,000 लीटर पेट्रोल हर घंटे जलाया था इस FIDO नाम के सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।